हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसमें हम लोग बहुत सारी बातों को आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इसमें कई सारे जो टॉपिक्स हैं हम उस पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना आपका समय गंवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। क्योंकि उस समय जो भारतीय हमारा प्रांत था, जो भारत था, वो दो भागों में बटा था। पहला ब्रिटिश इंडिया और दूसरा क्या था, रियासत। मतलब भारतीय प्रांत जो है वो उसका जो नेतृत्व है वो अंग्रेज कर रहे थे, जबकि रियासत का शासक कर रहे थे या फिर राजा कर रहे थे। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में कौन कौन सी चुनौतियाँ जो है राष्ट्र के निर्माण में बाधक थी। तो सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्र एवं राष्ट्र निर्माण। चूँकि इस पार्ट का नाम ही है राष्ट्र निर्माण, तो हम इसके बारे में संक्षेप में जानेंगे कि राष्ट्र निर्माण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है, एक ऐसी समाज से संबंधित ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ समूहों में राष्ट्रीय चेतना प्रकट होती है। जिसके द्वारा कुछ जो समूह होते हैं, समूह धार्मिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं, तो राजनीतिक या फिर कोई भी समूहों में राष्ट्रीय चेतना प्रकट होती है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें कि राष्ट्र निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा लोग अपने छोटे छोटे काबिलों, चूँकि उस समय कबीला हुआ करता था, ठीक है, तो कबीलों, गांवों एवं नगरों के प्रति जो वफादारी है उसके स्थान पर विशाल जो केंद्रीय राजनीतिक प्रणाली है उसकी वफादारी प्रदान करते हैं। तो आप लोग दूसरे शब्दों में अगर पूछता है राष्ट्र निर्माण को तो ये लिख देते हैं, बाकी सरल जो शब्दों में लिखना है तो आप लोग सरल शब्दों में ये लिख सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ समूह में राष्ट्रीय चेतना प्रकट होती है। अब हम यहाँ पे जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग कवर करेंगे कि लगभग जो 200 वर्षों तक हम किससे गुलाम थे, ब्रिटेन से गुलाम थे। लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटेन के जो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत रहने के पश्चात 14-15 अगस्त की जो मध्यरात्रि थी 1947 की, उसको जो है भारत हमारा क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। इसका एक नए राष्ट्र के रूप में उदय हुआ था। हमारा राष्ट्र स्वतंत्र तो हो रहा था लेकिन उसका विभाजन भी हो रहा था किस रूप में, भारत और पाकिस्तान के रूप में। एक तरफ हमें आज़ादी तो मिल गई थी जो कि खुशी का माहौल था, लेकिन जब एक तरफ बंटवारा हो रहा था तो जैसे लोग आ रहे थे वहाँ से तो खूनों की जो लबालब ट्रेनें थी तो वो एक तरफ से गम का भी माहौल था और लोगों के जो मन में डर का एक भाव भी पैदा हुआ था। चलिए हम लोग अगला पॉइंट्स देखेंगे कि 14 और 15 अगस्त की जो मध्यरात्रि थी उसको भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। जब 14-15 अगस्त की जो मध्यरात्रि 12 बजे अपना भारत जो है आज़ाद होने जा रहा था, उसी समय जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था जिसे भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। भाग्यवधु से कैसे, जैसे देखो आप कोई बहू आती है जिसे हम वधु मतलब कोई बहू आती है तो वो एक राष्ट्र में कैसी होती है, मतलब जब दूसरे गांव से जाती है, एक अपने घर से मायका जाती है तो वहाँ पे जो है ससुराल जाती है तो वो एक तरफ से नई होती है। सो यहाँ भी जब मतलब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे और लोग एक तरफ से नए हो रहे थे, मतलब कैसे गुलामों से आज़ाद हो रहे थे, एक तरफ से स्वतंत्र हो रहे थे, तो इसीलिए इस भाषण को जो है भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, मतलब कह सकते हैं कि नए नए लोगों से एक प्रकार से भेंट हो रही थी। अर्थात अगर इंग्लिश में इसे कहे तो ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपकी परीक्षा में पूछता भी है कि जो जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया संविधान सभा में उसे क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। चलिए हम लोग अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट से इस दौरान जो राष्ट्रीय आंदोलन है के समय उठाई गई आवाज़ें थी एवं जो मांग थी उसको संविधान सभा में सबके समक्ष रखा गया। जो इस समय राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था उसके समय जो उठाई गई आवाज़ थी एवं जो मांग थी उसको संविधान सभा में सबके समक्ष रखा गया। इन सब के बीच दो बातों पर सहमति बनी जो इस प्रकार थी कि आज़ादी के पश्चात जो है देश में कौन सा शासन चलेगा, लोकतांत्रिक। चूँकि पहले गणतांत्रिक चला करता था, मतलब राजतांत्रिक जो राजाओं के द्वारा चलाया जाता था। तो सबसे पहला निर्णय ये लिया गया कि जो भारत है आज़ादी के पश्चात जो है
वो लोकतंत्र के हिसाब से चलेगा, मतलब संविधान के हिसाब से चलेगा। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो सरकार है सभी के हित के लिए क्या करेगी, कार्य करेगी। सरकार सभी के हित के लिए कार्य करेगी। इस शासन में गरीबों और कमज़ोरों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जो इस शासन में मतलब जिसकी भी शासन बनेगी, चाहे कांग्रेस की बने या फिर जो भी उस समय पार्टी रही होंगी, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, अगर किसी का भी शासन बनता है तो गरीब और जो कमज़ोर वर्ग हैं उन पर सबसे पहले विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब जानते हैं, हम लोग जानेंगे कि राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी। आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को लिखिए। तो सबसे पहला हम जानेंगे, चूँकि भारत उस समय कैसे था, विविधताओं और संस्कृति से भरा एक देश था, ठीक है। चूँकि अंग्रेज जब आए थे तो उस समय कई सारी विविधता भी प्रचलित थी अपने भारत में और कई सारे कल्चर भी थे। तो सबसे पहला था कि विविधताओं के साथ भारत को एकजुट करना। ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि देखो मुस्लिम की अपनी एक अलग कल्चर होती है, हिंदू की भी अपनी एक अलग कल्चर होती है, जो सिख होते हैं उनकी भी एक अलग अपनी कल्चर होती है। क्योंकि हर एक की जो कल्चर है वो अलग अलग होता है, उनका पहनावा भी अलग होता है, धर्म भी अलग होता है, उनका जो त्यौहार है वो भी सब मतलब ज़्यादातर अलग ही होता है। तो इन विविधताओं के साथ लोगों को एकजुट कैसे करें, एक कैसे करें, हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी धर्म के लोग हैं उनको हम एक कैसे करें, तो इसके लिए भी ये भी एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी चुनौती देश को एकता के सूत्र में बांधने की थी। स्वतंत्रता के दूसरी बड़ी चुनौती विकास की थी, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत का प्रत्येक ढंग से शोषण करके इसे हर प्रकार से कमज़ोर कर दिया था। चूँकि सबसे बड़ी चुनौती थी कि एकता के सूत्र में बांधना, सभी को एक करना। अब स्वतंत्रता के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि विकास की, चूँकि उस समय जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने भारत का जो है हर प्रकार से शोषण किया था, चाहे वो सैनिक शोषण हो, चाहे फिर आर्थिक शोषण हो, चाहे सामाजिक शोषण हो, चाहे राजनीतिक शोषण, हर प्रकार से उसका शोषण किया था और भारत को एक प्रकार से खोखला बना दिया था। तो इस समय क्षेत्रीय अखंडता को प्राप्त करना और भारत को एकता के सूत्र में बांधना भारत की सबसे बड़ी और तात्कालिक चुनौती थी। जो भारत को जो है एक क्षेत्रीय अखंडता, चूँकि पहले भारत क्या था, अखंड था, तो क्षेत्रीय अखंडता को प्राप्त करना, क्षेत्र का जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र गेन करना और भारत को एक करना, एकता के सूत्र में बांधना, और भारत की जो है सबसे बड़ी और तात्कालिक चुनौती थी, मतलब तत्काल वाली चुनौती थी। दूसरा क्या आता है कि लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली स्थापित करना। चूँकि अगर हम भारत का विभाजन हो जाएगा तो लोकतंत्र, चूँकि उस समय तो राजतंत्र चलता था, राजाओं का तंत्र चलता था, तो हम लोकतंत्र बनाएंगे कैसे, आखिर संविधान कौन बनाएगा, इस पे क्या होगा, संविधान अगर बनेगा भी तो ये अमल में आएगा कि नहीं आएगा, और अमल में आ भी जाएगा तो लोगों को, चूँकि उस समय 15% लोग ही साक्षर थे, बाकी 85% लोग निरक्षर थे, तो अगर अमल में आ भी गया तो लोग इसे समझेंगे कैसे, इसे लागू हम लोग कैसे करेंगे, तो इस बारे में जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में बताया गया है। तो दूसरी चुनौती लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाने की थी, जिससे संबंधित पूर्व में नेहरू रिपोर्ट तथा अन्य प्रस्तावों के माध्यम से जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों एवं उनकी स्वतंत्रता को प्रमुखता दी गई थी। अतः लोकतंत्र की स्थापना करना जो है सबसे बड़ी चुनौती थी। जो सबसे बड़ी चुनौती माना गया है वो लोकतंत्र की स्थापना को ही माना गया है। अब तो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है कि समाज का सर्वांगीण विकास। चूँकि अगर उस समय तो हर धर्म के लोग रहते थे, तो अगर कोई भी धर्म का अगर प्रधानमंत्री बनता है, शिक्षा मंत्री बनता है या फिर श्रम मंत्री बनता है, कोई भी मंत्री बनता है, तो वो अपने समाज या अपने धर्म का भला ना करते हुए बल्कि जो सबका भला करे और सबका जो है मतलब सभी समाज का जो है भला हो, विकास हो। तो तीसरी चुनौती के सर्वांगीण विकास की थी, जिसके अंतर्गत संपूर्ण समाज के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी थी, न कि किसी एक विशेष वर्ग को। अब आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की जो चुनौती है वो सबसे बड़ी थी कि आज़ाद के बाद जो भारत है, मतलब ब्रिटिश इंडिया है, वो 2 भागों में बट जाएगा, भारत और पाकिस्तान में। ये जो है सबसे बड़ी और तात्कालिक चुनौती यही बनी। अब चलिए हम लोग जानेंगे कि भारत की जो विभाजन की विरासत कैसी है और शरणार्थी कहाँ कहाँ से आए और पुनर्वास की चुनौती कौन कौन सी थी। तो 14-15 अगस्त 1947 की जब मध्यरात्रि को भारत तथा पाकिस्तान 2 अलग स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में अस्तित्व में आए,
यह विभाजन उस प्रक्रिया का परिणाम था जो 1940 के दशक में मुस्लिम लीग द्वारा प्रारंभ की गई। चूँकि 1931 में जो मुस्लिम लीग था उसने ये मांग की थी कि हमें जो है हमारा एक अलग राष्ट्र हो, मतलब मुस्लिमों का एक अलग राष्ट्र हो जिसका नाम पाकिस्तान हो। ठीक है, ये मांग उठाई गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग जो है मतलब मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा करने के लिए भारत में बनाया गया एक संगठन था। तो मुस्लिम लीग द्वारा प्रारंभ की गई थी। मुस्लिम लीग ने अपने कार्यक्रम में द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। जो मुस्लिम लीग है उन्होंने अपने कार्यक्रम में ये बात कही कि हमें द्विराष्ट्र चाहिए, मतलब द्वि मतलब दो राष्ट्र, मतलब कोई देश, और सिद्धांत मतलब थ्योरी। ठीक है, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। अब ये सिद्धांत क्या है, द्विराष्ट्र सिद्धांत? तो इस सिद्धांत के अनुसार भारत हिंदू और मुसलमान नामक दो समुदायों का देश था। ठीक है, इस सिद्धांत का मानना है, जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है, इनका मानना है कि जो भारत था वो पहले हिंदू और मुसलमान नामक दो समुदायों का देश था। इसलिए लीग ने मुसलमानों के लिए एक नए अलग देश पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया था। जो कांग्रेस थी उस समय की जो सबसे बड़ी पार्टी थी, ने द्विराष्ट्र सिद्धांत और जो पाकिस्तान की मांग है उसको लेकर विरोध भी किया था। अब विभाजन की प्रक्रिया कैसी है, विभाजन की प्रोसेस क्या क्या हुई, तो हम इसको जानेंगे। तो विभाजन की प्रक्रिया में कुछ कठिनाइयाँ आई थी जिनका विवरण इस प्रकार है। पहला था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र का अभाव। चूँकि भारत में कई ऐसे रियासतें थी जहाँ पे कहीं मुस्लिम ज़्यादा होते थे तो कहीं हिंदू ज़्यादा होते थे, तो कहीं सिख ज़्यादा होते थे, तो कहीं पारसी ज़्यादा होते थे, तो कहीं ईसाई ज़्यादा होते थे। मतलब एक जगह में कोई भी मतलब समुदाय के लोग नहीं रहते थे, धर्म के लोग नहीं रहते थे। अलग अलग जो रियासत है वहाँ अलग अलग लोग रहते थे, मतलब हर तरह हर धर्म के लोग रहते थे। इसलिए ये बांटना बहुत मुश्किल था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र का जो है अभाव था, मतलब मुस्लिम क्षेत्र जो बहुल है वो बहुत कम थे। तो ब्रिटिश भारत में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां मुस्लिम बहुसंख्यक ना हो, हर जगह उनकी संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि तत्कालीन भारत में मात्र दो ऐसे क्षेत्र थे जहां मुस्लिमों की आबादी थोड़ी अधिक थी। इनमें से एक क्षेत्र था जो पूर्व में बांग्लादेश है, ठीक है, पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था, जबकि एक क्षेत्र पश्चिम में था जो कि वर्तमान पाकिस्तान था। इन दोनों क्षेत्रों को किसी भी प्रकार जोड़ा नहीं जा सकता। एक जो है पूर्व में था और एक पश्चिम में था। पूर्व का नाम बांग्लादेश जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान था, पश्चिम का नाम पाकिस्तान, इसीलिए इन दोनों को बांटा नहीं जा सकता था। ठीक है, तो यही जो है इस प्रक्रिया में है। अब अगला हम जानेंगे कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का पाकिस्तान में ना जाना। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र जहाँ पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा क्षेत्र था, उनका एरिया था, वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। तो ये सबसे बड़ी और दूसरी समस्या थी कि मुस्लिम जो है बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं था। पश्चिमोत्तर प्रांत के जो निर्विवाद नेता जो खान अब्दुल गफ़ार खान थे, वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के सख्त विरोधी थे। वो जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत है, मतलब जब भारत और पाकिस्तान की मांग की बात की गई तो वो जो है इसके विरोध में थे, इसके आंदोलन कर रहे थे। अब सीमांत गांधी, जो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट है, जो कि 2 नंबर में आता है कि पश्चिमोत्तर सीमा के जो निर्विवाद नेता हैं खान अब्दुल गफ़ार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। तीसरा और सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है कि पंजाब और बंगाल का विभाजन। चूँकि कई सारे मुस्लिम जो है पंजाब में थे और कई सारे बंगाल में भी थे, जिससे पहले जो है जो अब वर्तमान में बांग्लादेश है वो पहले क्या था, पूर्वी बंगाल था। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल अभी भी भारत में ही है। तो पंजाब और बंगाल का विभाजन। ब्रिटिश भारत के अधीन मुस्लिम बहुल पंजाब तथा बंगाल के अंतर्गत जितने अनेक हिस्से हैं वहाँ पे गैर मुस्लिम बहुसंख्यक थे, अतः इन क्षेत्रों का विभाजन करना एक कठिन प्रक्रिया था। चूँकि यहाँ पे गैर मुस्लिम मतलब मुस्लिम नहीं होते थे। जो पंजाब है और बंगाल है, यहाँ पे कौन कौन होते थे, पंजाब में ज़्यादातर सिख होते थे और बंगाल में भी ऐसे हिंदू वगैरह होते थे। ठीक है, तो इन दोनों का जो है हिस्सा मतलब बहुसंख्यक नहीं थे। इन क्षेत्रों का विभाजन करना एक कठिन प्रक्रिया भी थी। अब अल्पसंख्यकों की समस्या। अल्पसंख्यकों की समस्या कैसे कि तो कहीं पे अल्पसंख्यक मतलब कहीं पे बहुत ही कम हो गए और कहीं पे बहुत ही ज़्यादा। तो ये भी विभाजन की एक सबसे बड़ी समस्या थी कि विभाजन की सबसे बड़ी समस्या थी कि अल्पसंख्यकों की सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। विभाजन के पश्चात अपने ही भूभाग पर वो जो है विदेशी बन गए थे। जब विभाजन हुआ तो वो अपने ही घर में एक पराये बन गए। तो हमने आज जाना कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, प्रक्रिया कैसी रही, इसका परिणाम क्या आया, राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण क्या है।
तो हमने आज इस वीडियो में संक्षेप से चर्चा की। आगे भी हम ऐसे ही चर्चा करेंगे। अगर आपको इसी तरह की अन्य वीडियो चाहिए तो आप हम लोग को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड कमेंट में आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।